डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी बैंड कैलकुलेशन का दूसरा मेथड जो कि है विग्नर सीज अप्रॉक्सीमेशन। विग्नर और सीज ने एनर्जी बैंड कैलकुलेशन के लिए एक मेथड दिया। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि इन्होंने जो मेथड दिया वो किस पर आधारित था। हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि विग्नर सीज सेल जो है वो सबसे छोटा सेल कहलाता है और वो सेल कुछ इस तरीके से बनता है कि अगर आपके पास लैटिस पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप उसके हिसाब से आसानी से ये सेल को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे आप अगर विग्नर सीज सेल बनाना चाहें तो इस पॉइंट के सबसे पास के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको जोड़ लीजिए। और जब आप सारे पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको करना क्या होता है कि आपको निकालना होता है उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप निकालते हैं। और जब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप निकालते हैं तो आप देखते हैं कि ये कुछ हेक्सागन टाइप का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं विग्नर सीज का सेल। तो ये विग्नर सीज सेल जो है आपका, इसी पे आधारित ये अप्रॉक्सीमेशन है। तो यहाँ पर इस सेल के हिसाब से यहाँ पर ये माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन है जब किसी एक पर्टिकुलर सेल में, ये मान लीजिए एक सेल ए है, इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन को अगर कोई चीज़ असर करेगी तो वो होगी सिर्फ उसके अंदर, उस सेल के अंदर जो भी आयंस हैं उनका पोटेंशियल ही बस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर असर कर सकता है। अदरवाइज़ जो दूसरे सेल्स, इसके आसपास जो दूसरे सेल्स हैं उनका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? कारण जो है इसका वो ये है कि क्यों नहीं पड़ेगा इसका असर, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी तो पॉजिटिव आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि वो स्क्रीन क्रिएट करेंगे, यानी स्क्रीन कर देंगे। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयन को स्क्रीन कर देंगे यहाँ से। तो स्क्रीन कर देंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम ट्रैवलिंग वेव्स जब हमने पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो आयंस हैं उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयंस को बिल्कुल स्क्रीन कर देते हैं या उसके ऊपर जा कर के इकट्ठा हो जाते हैं, तो पोटेंशियल जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस फंक्शन यहाँ पे जो भी वेव फंक्शन है शाई के, वो सेटिस्फाई करेगा ब्लॉक के इक्वेशन को। और वहाँ पे ज़रूरी है, एक ब्लॉक इक्वेशन हम सबको पता है कि शाई के आर इज़ इक्वल्स टू यू के आर ई रेज टू आई के आर, कुछ इस तरीके से होता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो यू है ये पीरियोडिक होना चाहिए। तो ब्लॉक फंक्शन ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको ब्लॉक फंक्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको ब्लॉक फंक्शन को शो करना पड़ेगा। तो ब्लॉक फंक्शन को अगर हम लिखें, सेटिस्फाई किस इक्वेशन को करेगा, ये पी स्क्वायर प्लस यू आर इंटू ई रेज टू, ये हमारा पुराना इक्वेशन आई के आर इंटू यू के आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के ई रेज टू आई के आर इंटू यू के आर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो P है इसको हम माइनस आई एच क्रॉस ग्रेडियंट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब हम इससे रिप्लेस करेंगे इसे तो फिर ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा P ई रेज टू आई के आर यू के आर इज इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस ग्रेडियंट, यानी कि डेल लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ई रेज टू आई के आर इंटू यू के आर। जब डेल हम अप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा आई एच क्रॉस आई के ई रेज टू आई के आर इंटू यू के आर प्लस फिर एक माइनस आई एच क्रॉस ई रेज टू आई के आर डेल यू के आर। जैसे हम डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन करते हैं उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। माइनस आई स्क्वायर एच क्रॉस के ई रेज टू आई के आर यू के आर
प्लस पी ई रेज टू आई के आर इंटू यू के आर। सो दिस इज़ इक्वल्स टू आपके पास आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा एच क्रॉस के ई रेज टू आई के आर यू के आर प्लस पी ई रेज टू आई के आर यू के आर। और अगर हम पी स्क्वायर निकालेंगे तो सिर्फ पी निकाला हमने, अब हम पी स्क्वायर निकालेंगे तो पी स्क्वायर ई रेज टू आई के आर यू के आर इज इक्वल्स टू एच क्रॉस के का होल स्क्वायर ई रेज टू आई के आर यू के आर प्लस ई रेज टू आई के आर टू एच क्रॉस के पी यू के आर प्लस ई रेज टू आई के आर पी स्क्वायर यू के आर। कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके आगे हम इसे देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन था 1/2m वाला 1/2m पी स्क्वायर वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p प्लस एच क्रॉस के का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल यू आर इंटू यू के आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के यू के आर। कुछ इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। जो हमारा पहला इक्वेशन था एक्चुअली उसमें जब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम उसको लिखते हैं तो ये इक्वेशन हमको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर k इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो शाई ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू यू ज़ीरो आर होगा, जहाँ पर जो यू ज़ीरो है वो पीरियोडिसिटी है लैटिस की। और ये जो इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन इसका होना चाहिए शाई के, एक नज़र में देखें तो हमको ऐसा लगता है इसका सॉल्यूशन होना चाहिए एक्सपोनेंशियल आई के आर इंटू यू ज़ीरो आर। लेकिन जो यू ज़ीरो है ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। ई जो है, कारण ये है कि ई जो है वो डिपेंड करता है के पे, और एच क्रॉस के का होल स्क्वायर अपॉन 2m जो ये वाली वैल्यू आई थी ये जो है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे प्लेन वेव के लिए आता है। और u ज़ीरो जो है वो सॉल्यूशन किसका होगा 1/2m पी स्क्वायर प्लस यू आर इंटू यू ज़ीरो आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ज़ीरो यू ज़ीरो आर। जो आपका u ज़ीरो है वो इसका सल्यूशन होगा। तो u ज़ीरो इसका सल्यूशन होगा तो जो फंक्शन u ज़ीरो आर है एक्चुअली वो एक बहुत अच्छा हमको पिक्चर देता है कि सेल के अंदर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेल हमने लिया हुआ था उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये हमको ये u ज़ीरो आर बताता है। अब यहाँ पर जो शाई की वैल्यू है k इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मेटेलिक सोडियम का मान लेते हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं मेटेलिक सोडियम का, ठीक है, इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो शाई जो है, शाई की जो वैल्यू है कंडक्शन बैंड के लिए बिल्कुल प्लेन वेव के जैसे होगी, लेकिन अगर हम आयन कोर के अंदर देखेंगे तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो ऑसिलेट करेगी। इसके लिए एक ग्राफ दिया जाता है, वो ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो वो ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से बनता है, एग्जैक्ट तो नहीं, एक रफ सा आइडिया आपको हो जाए कि ग्राफ कैसा बनता है इसका। ये कुछ इस तरीके से अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्यों बनता है वो भी हम बताएंगे। यहाँ पर ये शाई की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ कहीं पर 1 2 कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी। और ये मेटल जो है, मेटल के लिए, मेटेलिक सोडियम के लिए जब k इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो ले रहे हैं तब की बात हम कर रहे हैं, ये फ्री एटम, और यहाँ पे भी ये वैल्यू मेटल के ही लिए है, लेकिन k जो है वो कहाँ पर है, ब्रिलॉइन जोन के बाउंड्री पे है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो आपकी
वैल्यू है, ये कह सकते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारी बातें तो नहीं डिस्कस कर सकते हम, यहाँ पे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी स्मूथ सी दिख रही है हमको। ठीक है, अगर आप मेटेलिक सोडियम लेते हैं और K = 0 लेते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, थोड़ी सी स्मूथ है इसकी वैल्यू। तो फ्री एटम के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो है वो स्मूथ है, पूरी ज़ीरो नहीं हुई है मेटल वाले की। K = 0 पे शाई यानी वेव फंक्शन जो है वो पूरा ज़ीरो नहीं हुआ है, स्मूथ वैल्यू है। और जो आपकी फ्री एटम के लिए वैल्यू है वो थोड़ी सी कम जा रही है, और ब्रिलॉइन जोन बाउंड्री पे अगर देखते हैं K की वैल्यू तो वो और कम जा रही है। तो ये जो बिहेवियर है तो एक ही सोडियम ही लिया है हमने, लेकिन अगर पूरा मेटल लेकर के देखते हैं तो उसके लिए वेव फंक्शन अलग आ रहा है। फ्री एटम ले रहे हैं तो उसके लिए वेव फंक्शन अलग आ रहा है, ब्रिलॉइन जोन का बाउंड्री ले रहे हैं तो अलग आ रहा है। तो ये जो अजीब सा बिहेवियर है वो क्यों आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर अलग है और जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर के तरफ हैं मौजूद, एटम्स के बिल्कुल अंदर जो अच्छे से बाउंड हैं न्यूक्लियस के साथ, उनका बिहेवियर सबका अलग अलग है। तो इसके लिए हमको समझना है कोहेसिव एनर्जी को। तो कोहेसिव एनर्जी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ये बताते हैं कि जो सिंपल मेटल होता है ना वो स्टेबल होता है फ्री एटम के कंपैरिजन में। सिंपल मेटल की अगर हम बात करें तो ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा अगर हम फ्री एटम्स के साथ इसको कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है ब्लॉक ऑर्बिटल की, उसकी एनर्जी अगर K = 0 में देखा जाए क्रिस्टल में, कंपेयर टू ग्राउंड वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल के साथ अगर कंपेयर करें तो एनर्जी जो है ब्लॉक ऑर्बिटल की वो कम होती है। ठीक है, अब जो ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो एक्चुअली किसी भी ऑर्बिटल की, यहाँ पे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी जो एनर्जी होती है ये एक्चुअली कम होती जाती है जैसे जैसे मेटल के अंदर एटम्स के बीच में स्पेसिंग होती है। और जो ग्राउंड ऑर्बिटल एनर्जी है, ग्राउंड ऑर्बिटल एनर्जी जो है वो जितनी कम होगी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये ग्राउंड ऑर्बिटल एनर्जी कम क्यों होगी? ये कम इसीलिए होगी क्योंकि जो वेव फंक्शन है उस पर जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया जा रहा है वो बार बार बदल जाता है। इस वजह से जो ग्राउंड ऑर्बिटल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो श्रोडिंजर बाउंड्री कंडीशन जो है फ्री एटम के लिए, श्रोडिंजर का जो बाउंड्री कंडीशन दिया जाता है वो होता है फ्री एटम के लिए, वो होता है शाई r टेंड्स टू 0 एट r टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन, इस विग्नर-सीज अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू हम ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि क्यों एनर्जी अलग अलग होती है या क्यों मेटल ज़्यादा स्टेबल होता है फ्री एटम के कंपैरिजन में। तो उसके लिए सोडियम को ही हम देख लेते हैं। सोडियम के ही अंदर अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो क्या कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे? फर्मी, पहले तो ये सोडियम के केस के लिए है, फर्मी एनर्जी जो है सोडियम की 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन की वो हो जाएगी 0.6 इंटू फर्मी एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका 0.6 इंटू 3.1 इज इक्वल्स टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अलग अलग टेबल से ली गई वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो फिर जो एनर्जी हो गई एवरेज एनर्जी, दिस इज़ इक्वल्स टू -8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट,
ये एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी ये हो गई k इज़ इक्वल्स टू 0 पे ये होती है k इज़ इक्वल्स टू 0 पे -8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एवरेज इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन k इज़ इक्वल्स टू -8.2 + 1.9 विच इज़ इक्वल्स टू -6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एवरेज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो होती है -5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये डिफरेंस है एवरेज एनर्जी का मेटल के लिए, ये मेटल के लिए आई वैल्यू और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ये मान के चल सकते हैं। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आया ये कितना आया, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आया। और कोहेसिव एनर्जी यही तो होता है, कोहेसिव एनर्जी जो होता है वो होता है डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल, जिसकी वैल्यू आपके पास आई है -6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो आपके पास आया है -5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डिफरेंस आपके पास कितना आया है, दिस इज़ इक्वल्स टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये कि जो सोडियम मेटल है वो स्टेबल है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फ्री एटम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सोडियम जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सोडियम मेटल एज अ होल। अगर हम पूरा मेटल की बात करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल है उसी के अंदर एग्जिस्ट करने वाले फ्री एटम के कंपैरिजन में। तो विग्नर-सीज अप्रॉक्सीमेशन का एक बहुत बड़ा कंसीक्वेंस कि हम इससे कोहेसिव एनर्जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है हमको विग्नर-सीज सेल के अंदर करना रहता है और वहाँ के श्रोडिंगर इक्वेशन से वहाँ के वेव फंक्शन को निकाल करके उसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके फिर हमको सारा कैलकुलेशन करना होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।